क्लास 12th में इस वर्ष एनसीईआरटी की बुक लागू हुई है, तो उस एनसीईआरटी बुक का क्या सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक उसके अंदर शामिल किए गए हैं, उनके बारे में आज इस वीडियो में हम कंप्लीट चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे क्लास 12 बायोलॉजी के अंदर जो सिलेबस लागू हुआ है, कौन से टॉपिक हैं, कितने चैप्टर हैं, कितनी यूनिट हैं और उन यूनिटों में कौन कौन से टॉपिक हैं उनको शामिल किया गया है, उस बारे में आज हम कंप्लीट है वो इस क्लास में आज चर्चा करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और यदि आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो तो अच्छी तरह से समझना है, एक एक पॉइंट को समझना है, एक एक के टॉपिक को समझना है। क्योंकि जब हम कोई भी क्लास स्टार्ट करते हैं, चाहे हम जैसे 11th क्लास में थे या 12th क्लास में थे, तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो हम पढ़ रहे हैं तो आगे हम क्या पढ़ेंगे। मतलब जैसे अभी आप 12th क्लास में हो और 12th क्लास में आप लोग को बायोलॉजी पढ़नी है, तो बायोलॉजी में आपको ये पता होगा कि इतने चैप्टर हैं, लेकिन हमें पहले ये पता होना चाहिए कि ये चैप्टर हैं, इनके ये नाम हैं, इन चैप्टरों में ये टॉपिक हैं, इन टॉपिकों में हम क्या पढ़ेंगे। जैसे मान लो कि कोई हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर का नाम होता है। जैसे मान लो सबसे पहले जीव में जनन चैप्टर है, तो जीव में जनन चैप्टर का नाम है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जीव में जनन होता क्या है। उसके बाद में हम ये पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, उनके बारे में बेसिक जानकारी हम सबसे पहले पढ़ते हैं। इसलिए आज हम सबसे पहले एनसीईआरटी की जो 12th क्लास के अंदर नई बुक आई है उसमें क्या सिलेबस रखा गया है उसके बारे में कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं। तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जीव विज्ञान की क्लास है अपनी, जीव विज्ञान बायोलॉजी की क्लास के अंदर क्या सिलेबस है, पाठ्यक्रम क्या रखा गया है, कितने चैप्टर हैं, कितने यूनिट हैं और उनके अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं। तो देखो सबसे पहले तो जीव विज्ञान के अंदर जो एनसीईआरटी की बुक आई है उसमें कितने चैप्टर हैं, 16 चैप्टर हैं। ठीक है, टोटल चैप्टर है, अध्याय है वो कितने हैं, 16 है। इकाई, तो इकाई है वो कितनी है, 5 इकाई रखी है, 5 इकाई है। उन इकाई में कितने चैप्टर रखे गए हैं, 16 चैप्टर रखे गए हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये 16 चैप्टर कौन कौन से हैं और ये 5 इकाई कौन कौन सी है और इनके अंदर जो टॉपिक हैं उन टॉपिकों में हम क्या पढ़ेंगे, उन टॉपिकों के अंदर हम क्या समझेंगे, ये हम बात करने वाले हैं आज। तो देखो सबसे पहले इसमें अपने 16 चैप्टर और 5 इकाई, मतलब जैसे पिछले साल जो सिलेबस था अपने क्लास 12 बायोलॉजी में उसके अंदर 42 चैप्टर थे, बहुत बड़ा सिलेबस था। लेकिन एनसीईआरटी की बुक में क्या होता है कि दिखने में सिलेबस है वो शॉर्ट होता है। जैसे मान लो चैप्टर की संख्या लगेगी आपको वो 16, बहुत कम लगेगी। ठीक है, अगर हम ये बात करें इकाई है वो भी बहुत कम है। अगर हम बुक देखेंगे एनसीईआरटी की वो भी बहुत छोटी दिखेगी। ठीक है, पिछले साल थे 42 चैप्टर थे, बुक थी वो भी बहुत बड़ी थी। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है, फ़र्क क्या है, इनमें फ़र्क ये है कि एनसीईआरटी की बुक होती है उसके अंदर शॉर्ट में दिया हुआ होता है, मतलब ये गहराई से उसके अंदर नहीं बताया जाता है। तो और बाकी है उसके अंदर गहराई, जैसे पिछले साल थी जो थी बुक उसमें गहराई से बताया गया था, लेकिन एनसीईआरटी में उतना गहराई से नहीं बताया जाता है। तो एनसीईआरटी का ये थोड़ा नुकसान है कि एनसीईआरटी को हम ये बोलें कि हर कोई व्यक्ति एनसीईआरटी को या हर टीचर है वो एनसीईआरटी को नहीं पढ़ा सकता। अगर एनसीईआरटी को पढ़ाना है तो जो बुक में दिया हुआ है हम बुक को देख के नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गहराई से हमें बताना पड़ता है। बुक के अंदर बहुत ज़्यादा शॉर्ट में दिया हुआ होता है। आप भी अगर मान लो बुक खरीदना चाहो तो मेरी राय यही रहेगी कि एनसीईआरटी की बुक खरीदने से कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट ये नहीं है कि बुक के अंदर बहुत शॉर्ट में दिया हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, और हमें है वो पूरा कंप्लीट पढ़ना है, इसलिए बुक से ज़्यादा मतलब वाली बात नहीं है। हम बात करते हैं इकाई कौन कौन सी है, चैप्टर कौन कौन से हैं, इनको कंप्लीट हम समझेंगे। जो 5 इकाई है वो कौन कौन सी है और उन 5 इकाई में चैप्टर कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इकाई नंबर 1, सबसे पहले हम बात करते हैं इकाई नंबर 1। पहली इकाई है जिसका नाम क्या है, जनन। जनन देखो मैंने कंप्लीट पहले ही भी बता दिया है कि अपने सिलेबस में इकाई कितनी है, यूनिट है वो 5 है और चैप्टर कितने हैं, 16 है। ठीक है, तो इसमें हम प्रत्येक
इकाई के बारे में और प्रत्येक चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली यूनिट है जिसका नाम क्या है, जनन। इस यूनिट के अंदर चैप्टर है वो कितने रखे गए हैं, 4 चैप्टर रखे गए हैं। ठीक है, इस यूनिट में कितने चैप्टर रखे गए हैं, 4 चैप्टर रखे गए हैं। अब ये 4 चैप्टर कौन कौन से हैं, इन चारों चैप्टरों में कौन कौन से टॉपिक है। तो सबसे पहले तो हम इन चैप्टरों के नाम के बारे में बात करते हैं। तो पहली इकाई जनन, जिसका पहला चैप्टर है जिसका नाम क्या है, जीवों में जनन। ठीक है, पहला चैप्टर है जिसका नाम क्या है, जीवों में जनन। दूसरा चैप्टर है जिसका नाम क्या है, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। और तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है मानव जनन। और चौथा चैप्टर है जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य। चौथा चैप्टर है जिसका नाम क्या है, जनन स्वास्थ्य। तो पहली इकाई जनन, जिसके अंदर चैप्टर कितने हैं, 4 चैप्टर हैं। कौन कौन से हैं, जीवों में जनन पहला चैप्टर, दूसरा पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, मानव जनन और जनन स्वास्थ्य। पहली इकाई के अंदर हम केवल जनन के बारे में कंप्लीट पढ़ लेंगे, चाहे वो पादपों के बारे में हो या जीव जंतु के बारे में हो, उनके बारे में कंप्लीट हम पहले यूनिट है उसमें पढ़ेंगे। देखो, पहला चैप्टर है जीव में जनन। जीव में जनन, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि जीव सजीव होता है, उसमें जनन, उसका जीवन काल क्या होता है, उसमें जनन है वो कितने प्रकार से होता है। तो 2 प्रकार से लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन क्या होता है। इस चैप्टर में मेन पॉइंट रहेगा अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है और अलैंगिक जनन की कौन कौन सी विधियां होती है। ठीक है, तो बहुत सारी विधियों के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम कंप्लीट पढ़ेंगे कि अलैंगिक जनन है उसकी विधियां है कौन कौन सी होती है। प्रत्येक जीव है उसका जीवन काल किस प्रकार से निर्धारित होता है। जैसे कोई जीव होता है वो 10 वर्ष जीवित रहता है, कई 50 वर्ष जीवित रहता है, और कई जीव ऐसे होते हैं जो 100 साल तक जीवित रहते हैं। तो उनका क्या मैटर है, क्या कारण है, इस सब के बारे में हम कौन से चैप्टर के अंदर अध्ययन करेंगे, पहले चैप्टर के अंदर। अब हम बात करते हैं दूसरे चैप्टर के बारे में, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। दूसरे चैप्टर का नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, इस चैप्टर में सबसे पहले हम आवृतबीजी पादप का जो पुष्प होता है उसकी संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे कि आवृतबीजी पादप है उसके पुष्प की संरचना किस प्रकार की होती है। ठीक है, आवृतबीजी पादप के पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं, पुमंग क्या होता है, जायांग क्या होता है, ठीक है, दल, बायदल ये क्या होते हैं, इन सब भागों के बारे में बात करेंगे। और परागकोश उसकी संरचना, वर्तिकाग्र, अंडाशय, इनकी संरचना किस प्रकार की होती है। तो इन सब के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम अध्ययन करेंगे। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, मतलब लैंगिक जनन होता क्या है, पादपों के अंदर लैंगिक जनन का सबसे बेस्ट उदाहरण क्या होता है, आवृतबीजी पादप। तो आवृतबीजी पादप है, तो आवृतबीजी पादप के अंदर जो पुष्प होता है उसकी संरचना किस प्रकार की बनी हुई होती है और उससे में कौन कौन से भाग होते हैं, उन सब भागों की आंतरिक संरचना के बारे में दूसरे चैप्टर के अंदर हम अध्ययन करेंगे। तीसरा चैप्टर है अपने मानव जनन। तीसरा चैप्टर है मानव जनन, जिसके बारे में बहुत सारे टीचर हैं वो खुल के नहीं बताते और बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो भी अच्छी तरह से या खुल के इस चैप्टर को नहीं पढ़ते। और उसका कारण ये होता है कि आगे अपनी लाइफ में उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो हम इस चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरह से समझेंगे, बिल्कुल गहराई से समझेंगे, एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से समझेंगे। इस चैप्टर में जो भी टॉपिक हैं उनके बारे में हम खुल के बात करेंगे। तो मानव जनन, इस चैप्टर में हम देखो क्या क्या पढ़ेंगे। नर जनन तंत्र क्या होता है, मादा जनन तंत्र है वो क्या होता है। सबसे पहले तो ये दोनों पॉइंट पढ़ेंगे कि नर जनन तंत्र उसके विभिन्न भाग हैं वो कौन कौन से होते हैं, मादा जनन तंत्र होता है तो उसके विभिन्न भाग हैं वो कौन कौन से होते हैं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि युग्मक क्या होता है, नर युग्मक शुक्राणु है वो क्या होता है, उसकी संरचना किस प्रकार की होती है। मादा युग्मक है, अंडाणु है, उसकी संरचना किस प्रकार की होती है। नर जनन तंत्र का चित्र बना के अच्छी तरह से समझेंगे, मादा जनन तंत्र है उसका चित्र बना के अच्छी तरह से समझेंगे। तो ये कंप्लीट टॉपिक है वो मानव जनन है, उसके अंदर हम पढ़ेंगे। जो चैप्टर कौन सा अपना तीसरा। चौथा चैप्टर है जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य बहुत इजी चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन महत्वपूर्ण भी चैप्टर है, क्योंकि
सबसे महत्वपूर्ण हमारी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि हमारा स्वास्थ्य यदि सही रहता है तो कोई भी व्यक्ति है वो अच्छी तरह से काम कर पाता है। अगर व्यक्ति का स्वास्थ्य सही नहीं रह पाता है तो वो अच्छी तरह से काम भी नहीं कर पाता है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मानव स्वास्थ्य क्या होता है, ठीक है, हम अपने शरीर को किस प्रकार से स्वस्थ रख सकते हैं, कौन कौन सी सावधानियां हैं जो हमें रखनी चाहिए, ठीक है, और किन परेशानियों से हमें बचना चाहिए, ये कंप्लीट हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, जनन स्वास्थ्य। तो ये तो बात हो गई अपने यूनिट नंबर 1, पहली यूनिट थी उसकी कंप्लीट बात हो गई कि पहली इकाई है जिसका नाम जनन है और उसके अंदर चैप्टर कितने हैं, 4 चैप्टर हैं। इन 4 चैप्टरों के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं उन टॉपिकों के बारे में भी बात हो गई। अब हम बात करते हैं दूसरी यूनिट की, इकाई नंबर 2, सेकंड इकाई, यूनिट सेकंड, जिसका नाम है आनुवंशिकी एवं विकास। देखो सेकंड यूनिट जिसका नाम है आनुवंशिकी एवं विकास, इस यूनिट में कितने चैप्टर हैं, 3 चैप्टर हैं। अध्याय कितने हैं, 3 है, मतलब 4 पहले हो गए, ये 5वां, 6वां और 7वां, ये 3 चैप्टर है जो कौन सी यूनिट में है, आनुवंशिकी एवं विकास। अब देखो इसमें 3 चैप्टर कौन कौन से हैं। सबसे पहले 5वां चैप्टर है जिसका नाम है वंशानुगति एवं विविधता के सिद्धांत। वंशानुगति एवं विविधता के सिद्धांत, ये तो है 5वां चैप्टर, ठीक है। उसके बाद में 6वां चैप्टर है वंशानुगति का आणविक आधार, आणविक आधार। और 7वां चैप्टर है जिसका नाम क्या है, विकास, ठीक है। ये 3 चैप्टर हैं जो सेकंड यूनिट के अंदर है। इन चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, ज़्यादा हार्ड यूनिट नहीं है, लेकिन इससे यूनिट में एक ही चैप्टर ऐसा है जो थोड़ा सा टफ है। हम कहें कि सबसे ज़्यादा बड़ा चैप्टर अपने सिलेबस के अंदर है, तो वो इसी यूनिट के अंदर जो 6वां चैप्टर है वो सबसे बड़ा चैप्टर है अपने कंप्लीट जो बुक है उसके अंदर। सेकंड यूनिट है, नाम है आनुवंशिकी एवं विकास, जिसका पहला चैप्टर मतलब चैप्टर नंबर, अध्याय नंबर है 5, वंशानुगति एवं विविधता के सिद्धांत। अधिकांशतः ये चैप्टर आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ लिया है, ज़्यादा इसके अंदर चेंज नहीं है। देखो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, वंशानुगति क्या होती है, आनुवंशिकता क्या होता है, आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं। लक्षण है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार से जाते हैं। मेंडल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, मेंडल कौन था, उसने क्या किया था। मेंडल ने जो 2 प्रयोग किए थे, एकल संकर संकरण, द्विसंकर संकरण। मेंडल ने जो 3 नियम दिए थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपयन का नियम। सह प्रभाविता क्या होता है, अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है, इन सब चैप्टरों के बारे में, इन सब टॉपिकों के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम अध्ययन करेंगे। कौन से में, 5वें में, वंशानुगति एवं विविधता के सिद्धांत। मतलब जो मेंडल का पूरा जो भी उसका प्रयोग नियम वो सब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। उनके अच्छी तरह से, जैसे एकल संकर संकरण है उनका चित्र बना के, द्विसंकर संकरण उनका चित्र, स्वतंत्र अपयन, बहुत सारे इसके अंदर हम टॉपिक पढ़ेंगे। बहुत सारी शब्दावलियाँ, बहुत सारी परिभाषाएं हैं, उनके बारे में हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, 6वां, वंशानुगति का आणविक आधार। देखो वंशानुगति का आणविक आधार ये थोड़ा इंपॉर्टेंट और थोड़ा टफ भी है। इस चैप्टर में हम मेन टॉपिक डीएनए और आरएनए, मतलब डीएनए क्या होता है और आरएनए, ठीक है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल और राइबो न्यूक्लिक अम्ल है, ये दोनों क्या होते हैं, इनकी संरचना, जैसे डीएनए की द्विकुंडलित संरचना है वो किस प्रकार की होती है, न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे, जैसे डीएनए के जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी इसके पार्ट्स, भाग, आरएनए के जितने भी भाग, उन सब के बारे में हम किसके अंदर अध्ययन करेंगे, वंशानुगति की आणविक संरचना। नेक्स्ट विकास, 7वां, छोटा सा चैप्टर ये। विकास मतलब कोई भी जीव है उसका विकास किस प्रकार से होता है, उसका उद्विकास कैसे होता है, उसका जन्म किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में एक छोटा सा और इजी चैप्टर है कि विकास है वो किस प्रकार से जीव का होता है, ठीक है। तो जीव की समष्टि है, वृद्धि किस प्रकार से करता है, अपने शरीर में
वर्दी किस प्रकार से करता है, अपने जीवन काल में वर्दी किस प्रकार से करता है, तो उन सब के बारे में हम कौन से चैप्टर में अध्ययन करेंगे, 7वें चैप्टर में। तो ये हो गई सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट में अपने चैप्टर कितने, 3 चैप्टर हैं। तीनों चैप्टरों के नाम और इनमें कौन कौन से टॉपिक हैं अच्छी तरह से आप लोगों के समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यूनिट, तीसरी यूनिट नंबर 3, तीसरी यूनिट है मानव कल्याण में जीव विज्ञान। मानव कल्याण में जीव विज्ञान, ठीक है। तीसरी यूनिट का नाम है मानव कल्याण में जीव विज्ञान। इस यूनिट के अंदर भी 3 चैप्टर हैं, जैसे 4 पहली यूनिट में हो गए, सेकंड में 3 हो गए, 7। तो इसमें अध्याय है वो कौन सा स्टार्ट हो जाएगा, 8वां, 9वां और 10वां, ठीक है। 8, 9 और 10 ये चैप्टर किसमें, मानव कल्याण में जीव विज्ञान, ठीक है। मानव कल्याण में जीव विज्ञान जिसके अंदर 8वां चैप्टर है जिसका नाम है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। मानव स्वास्थ्य एवं रोग, 8वें चैप्टर का नाम क्या है, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। उसके बाद में 9वां चैप्टर है खाद्य उत्पाद में वर्दी की कार्यनीति। खाद्य उत्पाद में वर्दी की कार्यनीति। और जो 10वां चैप्टर है इस यूनिट का, उसका नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। कल्याण में सूक्ष्म जीव किस प्रकार से योगदान रखते हैं। तो देखो, थर्ड यूनिट नाम मानव कल्याण में जीव विज्ञान, यूनिट का नाम, चैप्टर कितने, 3, 8वां मानव स्वास्थ्य एवं रोग, 9वां खाद्य उत्पादन में वर्दी एवं कार्यनीति और 10वां मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। सबसे इजी यूनिट, सबसे सरल यूनिट, ठीक है। और इसके अंदर थोड़ा थ्योरिकल ज़्यादा है, समझाने वाले टॉपिक है वो कम है, ठीक है। लेकिन हम ये कहें कि ये यूनिट है ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी है ये यूनिट। देखो, 8वां चैप्टर है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। मानव स्वास्थ्य क्या होता है, ठीक है, अच्छी तरह से हम जानते हैं। रोग कौन कौन से होते हैं, जैसे कैंसर क्या है, एड्स क्या है, बहुत सारे। संक्रामक रोग क्या है, असंक्रामक रोग क्या होते हैं, उपार्जित रोग क्या होते हैं जो दूसरे व्यक्तियों से हमारे शरीर में धारण होते हैं। तो उन रोगों के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम अध्ययन करेंगे। कहने का मतलब जो हमारा स्वास्थ्य है उस स्वास्थ्य के बारे में संपूर्ण जानकारी है वो 8वां चैप्टर है अपना मानव स्वास्थ्य एवं रोग, उसके अंदर हम लेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है खाद्य उत्पादन में वर्दी एवं कार्यनीति। मतलब खाद्य उत्पादन, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे मान लो कृषि है, पशुपालन है, उन सब के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम अध्ययन करेंगे। मतलब जो खाद्य सामग्री हमें प्राप्त होती है जहाँ से, उन साधनों के बारे में इस चैप्टर में हम बात करेंगे। 10वां चैप्टर मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। मतलब मनुष्य के कल्याण में सूक्ष्म जीवों का किस प्रकार से योगदान होता है। सूक्ष्म जीव है, उनसे विभिन्न पेय पदार्थों का निर्माण होता है, विभिन्न पेय पदार्थ बनते हैं, विभिन्न खाने के पदार्थ हैं उनका भी निर्माण होता है, और विभिन्न औषधियों का निर्माण होता है। किनसे, सूक्ष्म जीवों से विभिन्न औषधियों का निर्माण होता है। तो वो किस प्रकार से मानव स्वास्थ्य है या मानव कल्याण है उसके अंदर ये योगदान देता है। तो ये पढ़ेंगे हम तीसरी यूनिट मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव इसके अंदर। अब हम बात करते हैं चौथी यूनिट, यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी। इसके अंदर 2 चैप्टर हैं, अध्याय 11 और 12। बायोटेक्नोलॉजी चौथी यूनिट, जिसके अंदर 2 चैप्टर है, अध्याय 11 और अध्याय 12। अध्याय 11 है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम। जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। और 12वां है जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी है, उसका उपयोग क्या है, ठीक है। जैव प्रौद्योगिकी और इसके उपयोग, तो ये यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी। केवल इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी। हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है,
तो बायोटेक्नोलॉजी हम किसको बोलते हैं, जैव प्रौद्योगिकी हम किसको बोलते हैं? यदि सूक्ष्म जीवों का उपयोग मानव कल्याण में किया जाता है, ठीक है, मतलब जैसे मान लो कि सूक्ष्म जीवों से औषधि बनाई जाती है और उस औषधि का उपयोग कौन करता है? मनुष्य करता है, किसी भी बीमारी है उसको खत्म करने के लिए, तो उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी है वो बोला जाता है। तो जैव प्रौद्योगिकी जो यूनिट है उसमें 2 चैप्टर है। पहला जैव प्रौद्योगिकी का सिद्धांत व प्रक्रम, मतलब जैव प्रौद्योगिकी के कौन कौन से सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के बारे में इसके अंदर हम अध्ययन करेंगे। जैसे पुनर्योगज डीएनए का निर्माण किस प्रकार से होता है, एक डीएनए उससे एक नया डीएनए किस प्रकार से बनता है, जीन है उसका स्थानांतरण किस प्रकार से होता है, ठीक है, वहाँ के जीन क्या होते हैं। तो जो बायोटेक्नोलॉजी के कुछ सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के बारे में 11वां चैप्टर अपने उसके अंदर हम अध्ययन करेंगे। 12वां चैप्टर जैव प्रौद्योगिकी क्या होती है। तो जैव प्रौद्योगिकी क्या होती है कि सूक्ष्म जीवों का उपयोग यदि मानव कल्याण के रूप में किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? जैव प्रौद्योगिकी। अब इसके उपयोग क्या है? जैसे बीटी कपास बनाने में, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ बनाने में, विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थ बनाने में, विभिन्न प्रकार की औषधियाँ बनाने में, तो इनके अंदर किसका उपयोग किया जाता है? बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। तो ये इकाई थी चौथी, जिसके अंदर हमने 2 चैप्टर के बारे में अध्ययन किया। और अंतिम इकाई है 5वीं इकाई, नंबर 5, लास्ट इकाई, 5वीं इकाई। 5वीं इकाई है, उसके अंदर कितने चैप्टर हैं? पहले सबसे पहले इकाई का नाम क्या है? पारिस्थितिकी। इकाई का नाम क्या है? पारिस्थितिकी। अध्याय 13, 14, 15 और 16, मतलब 4 चैप्टर है पारिस्थितिकी। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, आप लोगों ने इतने साल जिस भी क्लास में अध्ययन किया है उसमें एक विशेषता ये होती है कि अपनी बुक होती है, उस बुक में जो सबसे लास्ट यूनिट होती है वो सबसे इजी होती है, सबसे सरल होती है और सबसे ज़्यादा थ्योरिकल, मतलब उसके अंदर ज़्यादा समझाने वाला टॉपिक है वो कम रहता है। तो इसी प्रकार से इस बार भी यही है कि लास्ट यूनिट पारिस्थितिकी है जो सबसे इजी भी है और सबसे छोटी भी है। इसके अंदर 4 चैप्टर हैं, 13, 14 और 15 और 16, 4 चैप्टर हैं। कौन कौन से? सबसे पहले हम बात करते हैं कि चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम क्या है? जीव और समष्टियाँ। जीव और समष्टियाँ। उसके बाद में 14वां पारितंत्र, 14वां चैप्टर है जिसका नाम क्या है? पारितंत्र। 15वां जैव विविधता एवं संरक्षण, जैव विविधता एवं संरक्षण। और 16वां चैप्टर है जिसका नाम है पर्यावरणीय मुद्दे। पर्यावरणीय, ठीक है, पर्यावरणीय मुद्दे। ये 4 चैप्टर हैं लास्ट यूनिट पारिस्थितिकी के अंदर। इसके अंदर देखो जो पर्यावरण है, जो पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है, उनके बारे में इस यूनिट में हम अध्ययन करेंगे। 13वां चैप्टर जीव और समष्टियाँ, मतलब जीव क्या होता है और समष्टि, एक जीव से दूसरे जीव का निर्माण किस प्रकार से होता है, एक नए जीव का निर्माण, एक नई समष्टि का निर्माण किस प्रकार से होता है, वो सब हम पढ़ेंगे 13वें चैप्टर में। 14वां पारितंत्र। पारितंत्र जैसे शाकाहारी क्या होते हैं, मांसाहारी क्या होते हैं, सर्वहारी क्या होते हैं, एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में किस प्रकार से ग्रहण करता है, खाद्य जाल क्या होता है, खाद्य श्रृंखला क्या होती है, वो सब हम किस में पढ़ेंगे? 14वां चैप्टर में। 15वां जैव विविधता एवं संरक्षण, मतलब जैव विविधता क्या होती है और संरक्षण किस प्रकार से, जीवों के अंदर जो अंतर पाया जाता है, ठीक है, प्राकृतिक संतुलन है उसके अंदर जो अंतर पाया जाता है उसको क्या बोला जाता है? जैव विविधता। संरक्षण मतलब उनका बचाव किस प्रकार से, जैसे बहुत सारे जीव हैं जो धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं, उनकी प्रजाति है वो नष्ट हो रही है, तो उसको किस प्रकार से बचाया जा सकता है। विभिन्न ऐसे पादप हैं जो धीरे धीरे पृथ्वी से नष्ट हो रहे हैं या खत्म हो रहे हैं, तो उनको किस प्रकार से बचाया जा सकता है, उस बारे में इस चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद में 16वां पर्यावरणीय मुद्दे, कुछ पर्यावरणीय मुद्दे, मतलब पर्यावरण प्रदूषण किस प्रकार से हो रहा है, ठीक है, और जल प्रदूषण कौन कौन से कारण है जिनके कारण है पर्यावरण वो प्रदूषित हो रहा है, उनके बारे में, और वनों की कटाई हो रही है उनके बारे में इस चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे। तो ये तो था अपने क्लास 12 बायोलॉजी के अंदर जो 16 चैप्टर हैं उनके बारे में, 5 यूनिट है उनके बारे में। तो अच्छी तरह से आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो यूनिट अपने 5 कौन कौन सी है? देखो, पहली यूनिट है जिसका नाम है जनन, दूसरी है पारिस्थितिकी, तीसरी यूनिट है मानव स्वास्थ्य या मानव कल्याण में जीव विज्ञान, चौथी बायोटेक्नोलॉजी, और 5वीं यूनिट है जिसका नाम है
पारिस्थितिकी की। ठीक है, पहली है जनन, दूसरा आनुवंशिकी एवं विकास, तीसरी यूनिट है जिसका नाम मानव कल्याण में जीव विज्ञान, चौथी बायोटेक्नोलॉजी और पांचवी है पारिस्थितिकी। अपने 16 चैप्टर हैं। 16 चैप्टर कौन कौन से? पहला चैप्टर है जिसका नाम है जीवों में जनन, दूसरा चैप्टर है जिसका पुष्प पादपों में लैंगिक जनन, तीसरा मानव जनन, चौथा मानव स्वास्थ्य, पांचवां चैप्टर है वंशानुगति एवं विविधता के सिद्धांत, छठवां वंशानुगति का आणविक आधार, सातवां है विकास, आठवां चैप्टर है जिसका नाम है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, नौवां चैप्टर खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति और 10वां चैप्टर मानव कल्याण एवं सूक्ष्म जीव, 11वां जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, 12वां चैप्टर जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, 13वां जीव एवं समष्टियाँ, 14वां परितंत्र, 15वां जैव विविधता एवं संरक्षण और 16वां पर्यावरणीय मुद्दे। तो इन 16 चैप्टर के बारे में आज हमने थोड़ी बहुत चर्चा की। ठीक है, इनके बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त की। अब आप लोगों के लिए इस चैनल पर NCERT बुक जो नई आई है 12th क्लास के जितने भी सब्जेक्ट है, चाहे बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, सब की क्लासें हैं वो इस चैनल पे आप लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी, जो NCERT बुक है उसकी। और बायोलॉजी की क्लासें हैं वो बहुत जल्द है आपको कंप्लीट सिलेबस से, जैसे पहले चैप्टर से कंप्लीट आपको मिलती रहेगी। तो जितने भी अपने जान पहचान के हैं जो इस साल 12वीं क्लास के अंदर है, उनको बता दीजिए कि ये एक यूट्यूब चैनल है जिस पर कंप्लीट क्लासें हैं वो NCERT की बुक की है वो मिल जाती है। आप लोग यदि 12th क्लास में हो इस बार और इस चैनल से जुड़े हुए हो तो अपने जितने भी साथी हैं उनके साथ में इस चैनल का लिंक है वो एक बार शेयर कर दें और उनको ये बता दें कि इस चैनल पे कंप्लीट क्लासें हैं वो चल रही है, जिसमें बिना किसी चार्ज के फ्री में आपको क्लासें हैं वो उपलब्ध करवाई जाती है। और यदि आप लोग पिछले साल के स्टूडेंट हो, जैसे पिछले साल 12वीं क्लास में थे और इस चैनल से नियमित जुड़े हुए हो, अभी भी जुड़े हुए हो, क्योंकि यहाँ पे आपको हर प्रकार की न्यूज़ मिलती है, चाहे वो रोज़गार से संबंधित हो, चाहे वो आपके करियर आगे आप पढ़ना चाहते हो, तो क्या आप आगे बढ़ना चाहते हो उससे संबंधित हो, वो आपको मिलती रहती है। तो वो आप जुड़े हुए हो इस चैनल से। तो अपने जो भी छोटे भाई बहन है या कोई रिश्तेदार है जो इस साल 12th क्लास में है, तो उसके साथ में ये वीडियो, इसका लिंक एक बार शेयर कर देना और उनको बता देना कि इस चैनल पे कंप्लीट ये क्लासें हैं वो चल रही है, जिनसे उनको भी फ़ायदा मिल सके। क्योंकि स्कूलें हैं वो खुल नहीं रही है, ऑनलाइन क्लासों से ही आपको पढ़ना पड़ेगा, ऑफलाइन क्लास से पूर्ण रूप से बंद है। तो आप लोग इस ऑनलाइन क्लास का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सको। और बुक के बारे में मैंने चर्चा की थी कि बुक है तो उसके अंदर ज़्यादा डीपली नहीं दिया हुआ है, शॉर्ट में दिया हुआ है। तो आप लोग कंप्लीट यदि आप पढ़ना चाहते हो तो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर देना और नियमित रूप से क्लासें लेते रहना। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें, क्योंकि अगर आपने चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दिया है तो जैसे ही यहाँ से वीडियो अपलोड होता है तो वो आपके पास में पहुँच जाएगा। और बहुत जल्द आपको लाइव क्लासें हैं इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। ठीक है, तो वीडियो को एक बार जब पूर्ण रूप से सभी शेयर कर दे, चाहे आप व्हाट्सएप से करो या जो भी सोशल मीडिया है उससे आप एक बार वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।